फ्रेंड्स, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये स्टडी किया था। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं और स्फेरिकल मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन किस प्रकार होता है, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। जब हम किसी भी ग्लास के होलो स्फीयर से, होलो स्फीयर मीन्स खोखला, एक मान लीजिए आपके पास खोखला स्फीयर है ग्लास का बना हुआ, इस ग्लास के होलो स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट कट करते हैं और इसकी किसी भी एक सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं तो इसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब देखिए ग्लास के होलो स्फीयर से जो पार्ट कट किया गया है इसमें आपकी दो सरफेसेस हैं, एक ये सरफेस जो है उभरी हुई और एक सरफेस है आपकी दबी हुई, ठीक है। तो अगर हम पॉलिश करेंगे किसी भी एक सरफेस पर तो हम कहेंगे कि दो तरीके के मिरर बनेंगे। सो वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अगर हमने उभरी हुई सरफेस पर पॉलिश कर दिया तो लाइट का रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होगा, दबी हुई सरफेस से, इस तरीके से। इस मिरर को नाम देते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसे, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या है, ए स्फेरिकल मिरर एट विच रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट कॉनकेव सरफेस या फ्रॉम कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव का मतलब दबी हुई सरफेस, जो अंदर की तरफ दबी हुई है उस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उस स्फेरिकल मिरर को कॉनकेव मिरर कहा जाएगा। और इसके ठीक अपोजिट, जैसे सपोज कर लीजिए ये जो पार्ट था हमारा स्फीयर का, इसकी हमने दबी हुई सरफेस पर पॉलिश कर दी, ठीक है, कॉनकेव सरफेस पर पॉलिश कर दी। अब इसका रिफ्लेक्शन जो है लाइट का वो किस सरफेस से होगा, जो वल्गिंग आउटवार्ड ऊपर की तरफ जो उभरी हुई है बाहर की तरफ, इस सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तो इस मिरर को नाम दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर। तो हम कह सकते हैं कुल मिला के कि हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। अब इन दोनों मिरर से लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बारे में हमें समझना है। तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी मिरर को, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, सपोज कर लीजिए ये आपका एक कॉनकेव मिरर है, तो इसको जब हमने काटा होगा तो उस स्फीयर की अगर हम पूरी की बात करें इस तरीके से, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसे हम इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर पूछा जाए व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ स्फीयर whose part is the mirror। मिरर जिस स्फीयर का भाग है, जिस स्फीयर से मिरर को हमने काटा है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो उस स्फेरिकल मिरर का, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। पहला लेटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, इसलिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। दूसरी चीज है
किसी भी मिरर के सेंटर पॉइंट को, जैसे इधर से चले और इस एंड से चले, मिड पॉइंट पर आ गए बीचों बीच में, तो इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉल्ड पोल। इसको हम पोल कहते हैं, पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या डेफिनेशन हुई? सेंटर पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल पी। तो सी एंड पी दो पॉइंट कंफर्म हो गए आपके। सी क्या है? उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर को काटा गया है, और पी क्या है? पोल, दैट मीन्स सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? उस स्फीयर की रेडियस है जिससे मिरर को हमने कट किया है। इसी को हम स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या डेफिनेशन हुई? रेडियस ऑफ स्फीयर whose part is the mirror is called radius of curvature. Next, principal axis। देखिए, अगर हम C और P मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हुई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच दें जो इधर भी आपकी इंफिनिटी तक है और इस तरफ भी इंफिनिटी तक है, चाहे जितना हम इसको बढ़ा सकते हैं, इसी को हम इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस डेफिनेशन क्या होगी? ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो आपने 1, 2, 3 और 4 चार डेफिनेशन पढ़ी हैं, इनको ध्यान से फिर समझिए। किसी भी स्फेरिकल मिरर को जिस स्फीयर से काटा है उस स्फीयर का सेंटर उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट जो होता है इसे हम मिरर का पोल कहते हैं और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्फीयर की रेडियस को मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये डेफिनेशन आपकी चारों जो है वो एज इट रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। दोनों टाइप्स के मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, ये चारों डेफिनेशन सेम है। बट नाउ कॉनकेव मिरर पर हमें क्या क्या पता चल गया? सेंटर पॉइंट पोल, जिस स्फीयर से काटा है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कॉनकेव मिरर का? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होती है, जितनी भी लाइट रेज होंगी और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसी भी स्मूथ सरफेस से लाइट का टकराकर
वापस उसी मीडियम में लौट जाना जिस मीडियम से वो आई है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो देखिए ये क्या है, आपका स्मूथ सरफेस मिरर है ये, इससे टकराकर इस लाइट को वापस लौटना है उसी मीडियम में। और रूल क्या होता है रिफ्लेक्शन का, कि इंसिडेंस लाइट पे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां अगर हम पॉइंट सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहां से मिरर पर जहां लाइट इंसिडेंस हुई है उस पॉइंट पर सपोज कर लीजिए ये नाम हमने डाल दिया ए बी, इंसिडेंस लाइट है। तो पॉइंट बी पर जो सी से लाइन खींची जाएगी ये हो गई इस मिरर के लिए नॉर्मल, और अब इंसिडेंस लाइट रे और नॉर्मल के बीच बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए ये लाइट रे इतना ही एंगल बनाते हुए जिसकी वैल्यू होगी आर, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि लाइट रे इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से जाएगी, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसी पॉइंट पर जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइट रे हमने ली है वो रिफ्लेक्शन के बाद जब जाएगी वापस लौटकर मिरर से, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर ये भी इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसी पॉइंट को इस मिरर का फोकस कहते हैं, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एफ बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल एफ, दिस रिप्रेजेंट फोकस, दैट मींस प्रिंसिपल फोकस। या तो आप फोकस कह सकते हैं या प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज किसी कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती हैं तो वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। अर्थात हम कहें कि वो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, इस पॉइंट को ही हम फोकस कहते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारे पास किसी भी कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पर कितने पॉइंट कंफर्म हो गए, पोल, मिरर का सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस स्फीयर का सेंटर जिससे ये मिरर काटा गया है, सी और पी, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट होगा आपका, जिसको अभी हमने पढ़ा, क्या कहेंगे इसको, फोकस। ठीक, अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्फीयर की रेडियस है तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और पी सी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर। इसी प्रकार पोल और फोकस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से, और इसको हम कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे इसको, फोकल लेंथ। डेफिनेशन क्या हुई, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। किन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, पोल और फोकस। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एक्स। अब अगर कोई पूछ दे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर एंड एफ, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ है, दोनों ही डिस्टेंस है ये। और इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो आप याद करोगे कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या कहलाता है, फोकल लेंथ।
इस फॉर्मूले पर बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है। आपको ये कहा जाएगा कि एक मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो उस मिरर की फोकल लेंथ बताइए कितनी होगी। ठीक है, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर whose radius of curvature is 30 सेंटीमीटर। या ऐसी को ऐसे कह सकते हैं, ए स्फेरिकल मिरर कट फ्रॉम ए होलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। मतलब जब भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी होगी और फोकल लेंथ निकालनी होगी तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, F = R/2। अब देखिए R की वैल्यू है 30, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर हमें फोकल लेंथ दी हो तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हो तो फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, F = R/2। ठीक है, ये हमारी थोड़ी सी जानकारी हो गई कॉनकेव मिरर के बारे में। अब हम कॉनकेव मिरर से लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके रूल्स पढ़ेंगे कि क्या रूल्स हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के, कैसे रिफ्लेक्शन होता है कॉनकेव मिरर से लाइट का। जब कोई भी लाइट रे कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होती है, देखिए कॉनकेव मिरर पर जो लाइट इंसिडेंस होती है वो किस तरीके से मिरर पर इंसिडेंस हो रही है इस पर डिपेंड करता है कि वो रिफ्लेक्ट होके कहां से वापस जाएगी। तो इसके लिए हमें मिनिमम 3 रूल पढ़ लेने हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, वैसे तो 4 रूल होते हैं इसके, देयर आर 4 रूल, बट ऑल इमेज formed by a concave mirror when an object is placed in front of concave mirror we use only 3 rules। नंबर 1, पहला रूल क्या है कि किसी भी कॉनकेव मिरर पर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस हो। देखिए अब जब भी हम कॉनकेव मिरर बनाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन तीनों पॉइंटों को निश्चित कर दिया। मिरर पर क्या होगा, पोल, सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है, फोकस। अब पहला रूल ये कहता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंस होगी वो लाइट रे इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। ये तो जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं कि पैरेलल आने वाली लाइट रे जब हम सी से मिलाते हैं इस पॉइंट को तो नॉर्मल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, इसलिए ये कहां से जाएगी, फोकस से। लेकिन अब आपको वो चीज नहीं समझनी, केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ऊपर जाएगी। ये पहला रूल है। सेकेंड रूल, इसी रूल का ठीक अपोजिट कर दीजिए आप। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा याद करना, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने क्या कहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे थी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अगर हम कहें आपसे कोई लाइट रे फोकस से ऊपर इंसिडेंस हुई है कॉनकेव मिरर पर, मतलब लाइट रे मिरर पर कहां से आई, फोकस से होते हुए, तब ये लाइट रे इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखिए इसी का ठीक अपोजिट है। यहां पर हमने क्या देखा कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गई।
दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा कि जो लाइट रे फोकस से ऊपर आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक। तीसरा रूल जो हमको याद रखना है वो ये है कि किसी भी कॉनकेव मिरर पर अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इंसिडेंट हो, देखिए ये लाइट रे जो जा रही है मिरर पर वो कहां से ऊपर जा रही है, इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इंसिडेंट होगी कॉनकेव मिरर पर, इसे हम कहेंगे एक तरीके से नॉर्मली इंसिडेंट होना, क्योंकि सेंटर को किसी भी स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो ये लाइन जो है वो नॉर्मल होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है सरफेस पर। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉर्मली इंसिडेंस हुई, और किसी भी मिरर पर जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो उसका रिफ्लेक्शन पाथ एज इट होता है, मतलब उसी रास्ते से वापस जाती है जिस रास्ते से वो आई है। तो इसलिए जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस होगी कॉनकेव मिरर पर, वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। ठीक। ये 3 रूल अगर हम याद कर लें तो जितने भी रे डायग्राम बनते हैं कॉनकेव मिरर के वो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है। तो इन 3 रूल को हम यही लिखा रहने देते हैं, अभी इनको रफ नहीं करते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कितने तरीकों से रख सकते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि हाउ मैनी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखने की पॉसिबल कंडीशंस कितनी है, कितनी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर सकते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर के बारे में हमने कितना पढ़ लिया कि पोल, पोल से आगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फीयर से इस मिरर को काटा गया है उसका सेंटर। पोल क्या है, मिरर का सेंटर पॉइंट। और C और P दोनों का मिड पॉइंट क्या है, फोकस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस की पोजीशन है कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को जब रखा जाएगा तो आप ये समझिए पॉइंट P, F, C और लास्ट में आप चले जाओगे तो यहां पर आपके पास क्या है, इंफिनिटी। हमने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस को हम कहां तक इंक्रीज कर सकते हैं, इंफिनिटी तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सबसे पहली पोजीशन क्या बन सकती है, देखो P पर हम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि P कहां है, मिरर के अंदर। तो आप देखोगे हम पॉइंट P मतलब पोल पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। जैसे आप लोग जब खड़े होके प्लेन मिरर के सामने अपने आप को देखते हो सुबह तैयार होने के लिए, तो क्या मिरर में खड़े होते हो, नहीं, मिरर के सामने, मिरर से कुछ दूरी पर। तो ऐसे ही एट P ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं हो सकती। तो हम मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो चाहे मिरर से हम 1 सेंटीमीटर दूर रखें, चाहे 2 सेंटीमीटर दूर रखें, चाहे 3 सेंटीमीटर दूर रखें, चाहे 5 सेंटीमीटर दूर रखें, अगर वो ऑब्जेक्ट फोकस से पहले रखा हुआ है तो इसको हम सबको एक ही पोजीशन गिनेंगे और क्या कहेंगे, ये सभी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखे हुए। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, इसको एक नाम देंगे बिटवीन
ये पहला पोजीशन होगा आपका ऑब्जेक्ट का पोल और फोकस के बीच में। ठीक, दूसरी पोजीशन आपकी क्या बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट फोकस पर रख देंगे। जैसे सपोज कर लो किसी मिरर की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो अगर आपने मिरर से ऑब्जेक्ट को 19 सेंटीमीटर दूर रखा या 10 सेंटीमीटर दूर रखा या 12 सेंटीमीटर दूर रखा, तो उसे कहा जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो मिरर से फोकल लेंथ से कम है। लेकिन जैसे ही आपने कहा एट 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी 20 सेंटीमीटर है, तो जैसे ही हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को हमने मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इट मींस वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कहां रखा होगा, फोकस पर। तो दूसरी पोजीशन आपकी बनती है एट फोकस, ये आपकी दूसरी पोजीशन है। पहली पोजीशन आपकी हो गई बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरी पोजीशन हो गई एट फोकस। थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, अब चाहे ऑब्जेक्ट को यहां रखो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, ठीक, एफ और सी के बीच में कहीं पर भी रखो, ये तीसरी पोजीशन आपकी क्या नाम दिया जाएगा, इसको थर्ड पोजीशन क्या बताई जाएगी बेटा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। इसको ऐसे समझिए, जैसे फोकल लेंथ हमने बताया 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई 40। अब 40 से कम होना चाहिए डिस्टेंस मिरर से, जैसे मान लो मिरर से 30 सेंटीमीटर हमने कह दिया, 20 से ज्यादा होनी चाहिए और 40 से कम होनी चाहिए, तो उसको कहा जाएगा बिटवीन एफ एंड सी, मतलब पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। चौथी पोजीशन क्या होगी कि हम एग्जैक्ट 40 सेंटीमीटर पर ही ऑब्जेक्ट को रखें, मतलब न 40 से कम न 40 से ज्यादा, तो इसको कहा जाएगा चौथी पोजीशन एट सी। अब जैसे ही हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से 40 सेंटीमीटर से ज्यादा करेंगे, भले ही हमने 40.5 कर दिया, 40.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा भी इधर आए, फिर चाहे थोड़ा आओ चाहे ज्यादा आओ, ये सभी पोजीशन आपकी एक नई पोजीशन बन जाएगी, जिनको हम 5वां पॉइंट देंगे और क्या कहेंगे, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे निकल आए हम, तो इसको बोला जाता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लास्ट, आप मिरर से इतनी दूर चले जाओ जिसको हम मेजर भी न कर सके, तो इसको बोलते हैं एट इन्फिनिटी। ठीक, अनंत दूरी पर जिस डिस्टेंस को मेजर न किया जा सके, मतलब कह सकते हैं वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक, तो कुल मिला के अगर आप देखें तो किसी भी कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास मैक्सिमम कितनी पोजीशन है, 6। ये जो 6 पोजीशंस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉसिबल कॉनकेव मिरर के सामने, इन्हीं को कहा जाता है पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे इन्हीं 6 कंडीशंस में से किसी एक के लिए पूछ लिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के सामने, बताइए उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उस इमेज का साइज क्या होगा, उस इमेज की नेचर क्या होगी। तो ये जो 6 पोजीशन है, अगर आप ये 6 पोजीशन तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा उसको आप आंसर दे पाएंगे। ये रटने का विषय नहीं है बेटा, आप कितना भी प्रयास करें इनकी पोजीशंस और डायग्राम बनाना, जब तक ये रूल याद नहीं करोगे, ये पोजीशन आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगी कि
कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने से, कौन से रूल का यूज करके हम कैसे इमेज बनाएंगे, तब तक आप एग्जैक्ट पोजीशन, नेचर और साइज नहीं रख सकते, रटने का काम ही नहीं है। तो आपको ये 6 पोजीशन जो है, इन 6 पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखने पर किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो आज हम बना के दिखाएंगे। केवल आपको इन 3 रूल्स का यूज करना होगा, वो भी एक बार में इन 3 में से कोई 2 रूल ही यूज होंगे, जो आपको सुटेबल लगेंगे वही 2 रूल यूज करके हम ऑब्जेक्ट का जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा है उसका इमेज बनाएंगे। ठीक, तो सपोज कर लीजिए इन 6 में से सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आपको लिख के दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज when an object is placed between pole and focus of a concave mirror। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आप ये बताना है व्हाट इज पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या बता दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रखा कहां है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ये कंफर्म कर दिया पोल और फोकस के बीच में, और ये बता दिया कि मिरर कौन सा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो अब हमारा सिंपल सा क्वेश्चन ये हो गया कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखना है पोल और फोकस के बीच में, और फिर हमें देखना है इन रूल्स का यूज करके कि उसकी इमेज कहां बनेगी। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मिरर कौन सा है हमारा, कॉनकेव, जिसके उभरे हुए सरफेस पर पॉलिश होगी। इस मिरर के लिए हमने क्या अभी पढ़ लिया था कि सेंटर पॉइंट जो होगा मिरर का उसे हम कहेंगे पोल। जिस स्फीयर से ये मिरर काटा गया है उसका सेंटर जो होगा उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। ये हमारा कॉनकेव मिरर का डायग्राम बन गया। अब इस मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहां पर रखेंगे बेटा, पोल और फोकस के बीच में। देखिए पोल आपका ये है, फोकस ये है, यहां पर हमने कहीं पर बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक, अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज जिससे लाइट रेज निकल रही हो, खुद की निकल रही हो या फिर किसी सोर्स से आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज निकलेंगी, तो हमने एक पहला रूल यूज किया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाला। देखिए ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे मिरर पर जाकर इंसिडेंट हुई, और रूल ये है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से ऊपर जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट होके कहां से ऊपर जाएगी, वो उस मिरर के फोकस से। ये आपका पहला रूल यूज हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ऊपर वापस चली गई। ठीक है, पहला रूल यूज कर लिया। अब देखिए फोकस वाला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस से ऊपर लाइट रे नहीं जा पाएगी मिरर पर,
तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। देखो यहां से लाइट रे, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे, देखिए लाइट रे तो ऑब्जेक्ट से ही आएगी, ये तो इसीलिए हमने डॉटेड बनाया। अब यहां से लाइट रे ऑब्जेक्ट से इस तरीके से मिरर पर जाकर इंसिडेंस हुई कि मिरर को ऐसा लगना चाहिए या हमें ऐसा दिखना चाहिए कि ये लाइट रे अगर हम सीधी डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएं तो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर इंसिडेंट हो, मतलब ऐसा दिख रहा है हमें कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई। तो मिरर क्या करेगा इसको, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट रे उसी रास्ते पर वापस जाती है, तो इसका मतलब ये वाली लाइट रे यहां से मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी रास्ते पर लौट जाएगी ऐसे। अब आप देखिए कि इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो अब इन दोनों लाइट रेज को आप कितना भी आगे बढ़ाएंगे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, अर्थात ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मिरर के सामने जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उस तरफ आपकी इमेज नहीं बनेगी। अब इमेज बनेगी कहां, देखिए हमने इन लाइट रे को डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दिया, क्योंकि एक्चुअल में तो मिरर के पीछे लाइट रे नहीं जा सकती, लेकिन ये दोनों लाइट रे जब यहां से आप देखोगे तो इस पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी, और जिस पॉइंट से ये आती हुई दिखाई देंगी इसी पॉइंट पर आपकी क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट जो इस मिरर के सामने रखा होगा, कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में, इसकी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। और जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज बनी है, देखो एरो का चिन्ह ऊपर की तरफ यहाँ भी है, ऊपर की तरफ यहाँ भी। तो इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं कि इमेज की पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब होता है इमेज बनी कहां पर है, नेचर का मतलब है वो रियल इमेज है या वर्चुअल है, ठीक है। इन्वर्टेड है या इरेक्ट है ये हमें पता चलेगा नेचर से, और साइज मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज जो बनी है वो बड़ी है या छोटी है, बड़ा या छोटा ये साइज बताएगा, रियल है या वर्चुअल है ये नेचर बताएगा, और कहां पर बनी है ये हमें पोजीशन बताएगी। तो अब आप इन तीनों पॉइंटों का आंसर किस तरीके से दे सकते हो, देखिए पोजीशन क्या है इमेज की, तो आप कहोगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी हुई है इमेज, ठीक। फिर बात आती है नेचर, नेचर कैसा है इमेज का, इमेज आपकी रियल है या वर्चुअल है। तो देखिए जब रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इमेज बनती है वो रियल होती है, ठीक। और जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं लाइट रे, जबरदस्ती हम इनको देखिए इंटरसेक्ट करा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो इधर पॉलिश है, लाइट रे आपकी मिरर की दूसरी तरफ जा ही नहीं सकती। तो जैसे प्लेन मिरर में मिरर के पीछे इमेज बनती है तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी जो मिरर के पीछे इमेज बनी है ये आपकी क्या कहलाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी, सीधी होगी, जैसा ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैसी ही इमेज बनी है। और अगर इमेज रियल होगी तो वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ठीक। तो पोजीशन हो गया, नेचर हो गया। अब हम साइज देखते हैं, साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इस बड़े को हम लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं और मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इमेज कैसा बना, बड़ा, तो इसलिए हमने उसको क्या कहा, मैग्नीफाइड। जिस तरीके से ये एक पॉइंट अभी आपका क्लियर हुआ है
कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, उसकी नेचर क्या होगी, उसका साइज क्या होगा। इसी तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाइए। जो आपकी 6 पोजीशन है उन सभी में इसी तरीके से रे डायग्राम बनाने के बाद आप पोजीशन, नेचर और साइज पता कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरी पोजीशन के लिए लिखें तो क्या होगा, व्हाट इज पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन अ पोल एंड फोकस की जगह, बिटवीन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक, ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समय इमेज जो बनेगी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हो कॉनकेव मिरर के सामने, तब उसकी पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा। तो इसी तरीके से अब आपको फिर डायग्राम इसका समझना है, तब आप बताएंगे पोजीशन, नेचर और साइज, ठीक है। पोजीशन, नेचर, साइज इनको नहीं रखना है, इनको आपको डायग्राम बना के ही समझना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए भी पूछा जाता है। कभी कभी तो इतना ही आ जाएगा, ड्रॉ रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। पोजीशन, नेचर, साइज के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायग्राम ही बनवाने के लिए बोल दिया जाएगा। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बनाना सीखिए, फिर ये तीनों चीजें समझेंगे डायग्राम से। अभी हमारे पास क्या सिचुएशन है ऑब्जेक्ट की बेटा, कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखना है। देखिए कॉनकेव मिरर के लिए ये पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब उसने बोल दिया कि ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर, ठीक। तो हमने मान लीजिए ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया। अब किस तरीके से इसका इमेज बनेगा, देखिए इन्हीं तीन में से फिर हमें 2 रूल यूज करने हैं। तो पहला रूल हमने निश्चित कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे जाएगी और ये लाइट रे इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर वापस जानी है, फोकस से होकर। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये हो गई इंसिडेंस लाइट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्योंकि रूल हमारा ये कहता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंस होती है कॉनकेव मिरर पर, वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है। दूसरा रूल समझिए, दूसरी लाइट रे हमने बिल्कुल इस तरीके से इंसिडेंस कराई ऑब्जेक्ट से मिरर पर कि वो ऐसा लगे कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रूल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे मिरर पर पहुंचती है उसका रिफ्लेक्शन उसी रास्ते पर होता है जिस रास्ते से वो वापस लौटती है, जिस पर गई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, अर्थात इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जब स्केल से आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या है, इनको हम कितना भी आगे बढ़ाएंगे ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनके बीच की डिस्टेंस जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, कहां तक, इंफिनिटी तक। मतलब कभी भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, ठीक। तो फिर अब समस्या ये है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। देखिए जब इधर इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी फर्स्ट केस में, तो हमने पीछे बढ़ा के देखा था, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। क्यों, क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ रही थी, जबकि यहाँ पर इनके बीच की दूरी बढ़ नहीं रही है, मतलब पैरेलल है। और
आप जानते हो पैरेलल लाइट रे को चाहे आप लेफ्ट साइड में इंक्रीज करिए चाहे राइट साइड में इंक्रीज करिए, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अर्थात वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी आगे, तो आप कहोगे एट इंफिनिटी, ठीक, इंफिनिटी पर इमेज बनेगी। तो इसका मतलब पोजीशन कंफर्म हो गया। पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की, इमेज जो बनेगी ऑब्जेक्ट की इमेज, उसकी पोजीशन क्या होगी, एट इंफिनिटी। ये आपका पोजीशन हो गया। अब बात आती है नेचर। देखो एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो गई ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद, अब जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी इंफिनिटी पर ये इमेज बनाएंगी, तो वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही तो बनेगी जाके, और नीचे बनेगी जाके तो कैसी हो गई बेटा, इन्वर्टेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रखा है ऊपर। जैसे ये मार्कर है अभी हमने इस तरीके से रख दिया, तो ये आपका जब इमेज बना तो इस तरीके का बना, हम क्या कहेंगे, इन्वर्टेड, उल्टा हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर इमेज का जो नेचर होगा वो आपका वर्चुअल न होके क्या होगा, रियल। और रियल इमेज जब भी बनेगी तो उसका नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी वो। तो नेचर होगी रियल एंड इनवर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक। साइज के बारे में बात करिए, देखिए जितना आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बढ़ रहे हो, जितनी इन लाइट रेज को आगे बढ़ा रहे हो, उतना ही आपका साइज क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब इन्फिनिटी पर पहुंचोगे तो ये साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा। तो कहने का मतलब जो छोटा सा ऑब्जेक्ट आपने फोकस पर रख दिया था, उसकी इमेज जो बनेगी वो बहुत बड़ी होगी। तो इसको हम मैग्नीफाइड तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन मैग्नीफाइड से भी बड़ा क्या मतलब हो गया, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक। क्या बोला जाएगा इसको, हाईली मैग्नीफाइड। पहले था मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, ठीक, और हाईली मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का जो फोकस कर रखा है, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरी पोजीशन को कंफर्म करते हैं। तीसरी पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा हो, यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तब उसकी इमेज बनाएंगे नी में से दो रूल यूज करके, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तब इमेज बनाएंगे। अब आप अपनी बुक से अगर इन डायग्राम को जो आपकी बुक में बने हुए हैं अगर समझने की कोशिश करोगे इन दोनों तीनों रूल्स के आधार पर, तो वो डायग्राम आपकी समझ में आएंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपको आगे बताएंगे। थैंक यू।